नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। एलजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे की पहली सूची जारी। एलजेपी की 12 उम्मीदवारों की लिस्ट में पासवान के 3 रिश्तेदार मांझी लड़ेंगे मखदूमपुर से चुनाव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलें सार्वजनिक। नेताजी से जुड़े कई राज के बेपर्दा होने की उम्मीद। सोमवार से आम लोग देख पाएंगे फाइलें। लाओस और भारत के बीच 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर। उपराष्ट्रपति का आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर बनी सहमति। ब्याज दरें नहीं बढ़ाने के अमेरिकी फैसले से एशियाई बाजारों में राहत। आरबीआई ने कहा मुद्रास्फीति कम रखना बड़ी चुनौती। 255 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स बंद। और पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस पर आतंकी हमला। 13 आतंकियों समेत 33 की मौत। तहरीक तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। और अब पहली खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जीतन राम मांझी ने भी 13 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मांझी मखदूमपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरे दल भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन में जुटे हुए हैं। वहीं बिहार के सियासी समर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल पहली बार प्रचार करने उतरेंगे। रामनगर की इस रैली में लालू नीतीश मौजूद नहीं रहेंगे। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दल उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस बीच एलजेपी ने शुक्रवार को 12 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 3 प्रत्याशी रामविलास पासवान के रिश्तेदार हैं। चिराग पासवान का कहना है कि एलजेपी के खाते की 40 में से 29 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सहमति बन गई है। 29 ऐसी सीटें हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में आई हैं और वो 29 नाम मैंने आपको गिनाए हैं। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में 12 ही नामों पर चर्चाएं हो पाई। एलजेपी ने जमालपुर से हिमांशु कुमार को उम्मीदवार बनाया। इसे मुंगेर से पार्टी सांसद वीणा सिंह की नाराजगी को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मरते दम तक कोई भी पार्टी के लोग चल जाएगा, लेकिन हम कभी अपना परिवार को नहीं छोड़ सकते। वो मेरा अपना परिवार है। चिराग मेरा भाई है और अम्बिला जी मेरे गार्जियन पिता समान है। जीतन राम मांझी ने भी 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मांझी अपने मौजूदा सीट जहानाबाद जिले के मखदूमपुर से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए सहयोगी के तौर पर मांझी के खाते में 20 सीटें गई हैं। अनकंडीशन में कोई बातें नहीं होती है और वो इसलिए कि हमारे लोग उनको साथ देंगे और जनता साथ देगी हम लोगों को, ताकि हम लोगों की एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार से प्रचार में उतर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के रामनगर में राहुल गांधी की रैली होनी है। नीतीश और लालू इस रैली में मौजूद नहीं रहेंगे। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। आरजेडी और जेडीयू को इस रैली में बुलाया गया है। ये पार्टी को तय करना है कि वो अपने किन प्रतिनिधि को भेजेंगे। किसी स्टेज पर भी लालू जी और नीतीश जी उसमें जाएंगे ऐसा तय नहीं हुआ। राहुल गांधी जो देश में अपनी स्थिति बनाते हैं, पार्लियामेंट को स्टॉल करते हैं, बिहार में आज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी उनके रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी हैसियत कहाँ है बिहार की राजनीति में, स्वयं राहुल जी को समझ में आ गई होगी। बीजेपी पहले ही 43 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। बिहार में पहले दौर के लिए नामांकन का काम जारी है। पहले दौर के लिए 12 अक्टूबर को 10 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देंगे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। राज्यसभा टीवी से बातचीत में शरद यादव ने कहा कि महागठबंधन को समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले मोर्चे से कोई खतरा नहीं है। हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता शरद यादव। शरद यादव जी, जो बात चल रही है कि मुलायम सिंह यादव अब आपके साथ नहीं है, किस तरीके से एक अलग मोर्चा उन्होंने खोला है? हम लोगों का तो सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस और हमारी पार्टी, ये गठबंधन है। बाकी जो लोग हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। महागठबंधन किस मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ेगी? विकास के रास्ते पर
हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत दूर तक ले गए हैं। वहाँ का विकास भी है, देश की राजनीति जो है उसको भी बदलना, उसका राह और रास्ता बदलना। एक आखिरी सवाल है टिकटों के बंटवारे को लेकर, जो अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं, अभी तक प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं। जेडीयू के, एलजेपी के आ चुके हैं, बीजेपी भी लगभग कर चुकी है, तो आप कब तक अपने प्रत्याशी अनाउंस करेंगे? ये जनता को सारे प्रत्याशी तय हो गए हैं। सिर्फ या न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बात चली, वो बात पूरी हो जाएगी तो बात जो है वो ये तो खंड खंड कर रहे हैं घोषित, हम इकट्ठा घोषित करेंगे। यानी लोहार का हथौड़ा और सोनार की छेनी, तो हम हथौड़ा लगा देख सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का कहना है जल्द ही टिकटों का बंटवारा किया जाएगा और कैंडिडेट अनाउंस किए जाएंगे। कैमरामैन अश्वनी के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जी, और इस वक्त हमारे साथ आउटलुक हिंदी के संपादक नीलाब मिश्रा मौजूद हैं। नीलाब जी, शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि क्या जिस तरह का मैसेज, जो संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी की रैली में ना तो नीतीश होंगे ना ही लालू होंगे, ऐसा क्यों? मैसेज तो बहुत अच्छा नहीं जाता। देखिए, दोनों अपनी अपनी पार्टियों के सर्वे सर्वा हैं, लालू और नीतीश। राहुल गांधी अपनी पार्टी में नंबर 2 पे हैं, तो पार्टी अध्यक्ष के साथ तो वो रैली कर चुके। सोनिया गांधी के साथ मौजूद थी। सोनिया गांधी मौजूद थी, वो रैली हो चुकी और अभी टिकट बंटवारे का टाइम है। तो ये हायरार्की की बात है इसमें, या मसरूफ हैं, वाकई बिजी हैं वो, ये वजह है? नहीं, हायरार्की भी है, प्रोटोकॉल भी है और कुछ ताकत का भी ये है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस यहाँ जूनियर पार्टनर है। अब हम उसकी तुलना इससे नहीं कर सकते कि बीजेपी की रैली में उनके सारे एलाइज थे, इसलिए कि बीजेपी वहाँ सीनियर पार्टनर है, बाकी एलाइज जूनियर पार्टनर हैं। तो वो बीजेपी के भरोसे, वो नरेंद्र मोदी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी एक अलायंस के हिस्से के तौर पे, कांग्रेस पार्टी एक अलायंस के हिस्से के तौर पे, उस अलायंस के सबसे छोटे सदस्य के तौर पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। लेकिन गठबंधन का एक हिस्सा तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और कहीं उस हिस्से की रैली हो चुकी, कांग्रेस पार्टी जो रैली हो चुकी, जो शुरुआती रैली थी वो रैली हो चुकी। उस रैली में वो स्वाभिमान रैली थी। अब तो हर जगह नीतीश और लालू भी एक साथ रैली नहीं करेंगे, दोनों अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जाएंगे। और जैसा कि सुनने में आ रहा है, पश्चिम चंपारण में रामनगर से संभवतः कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, तो राहुल अपने इलाके में जा रहे हैं जहां अब वो जहां भी अब कांग्रेस के नेता जाएंगे जहां से उनके उम्मीदवार खड़े हैं। जदयू के नेता वहां जाएंगे जहां उनके उम्मीदवार 100 उम्मीदवार लड़ेंगे। आरजेडी के नेता वहां जाएंगे जहां उनके 100 उम्मीदवार। कुछ रैलियां ऐसी जरूर होंगी जो वो साथ करेंगे, तो वो योजना बना के करेंगे। तो यानी आप इसको दो चीज़ों से जोड़कर देख रहे हैं, एक तो सीनियरिटी पार्टी में क्या है और पार्टी का साइज राज्य में क्या है, दोनों पर डिपेंड करता है। और वाकई ये वक्त ऐसा है जिसमें मसरूफ हैं। लेकिन अब दूसरी बात महत्वपूर्ण आती है कि कहीं ना कहीं अभी तक अगर देखें तो जिस तरह की कांटे की टक्कर नजर आ रही है, उसमें काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है कि किसको टिकट दिया गया, किस इलाके में दिया गया। सीटों के नंबर के अलावा सीटों, कौन सी सीट किसको मिलेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये ब्रेक डाउन सीटों का, कैसा आपको लग रहा है फिलहाल? क्या होशियारी से, खासकर अगर एनडीए की बात करें, होशियारी से काम लिया गया है? देखिए, एनडीए के यहाँ थोड़ा बहुत झंझट है और सीटों के बंटवारे के बाद भी लोगों ने असंतोष व्यक्त किया। असंतोष, मसलन मांझी को रामविलास से असंतोष, रामविलास को मांझी से असंतोष, उपेंद्र कुशवाहा ने भी थोड़ा असंतोष जाहिर किया है। पर लेकिन वहाँ मुख्य एकमात्र ड्राइविंग फोर्स जो है वो नरेंद्र मोदी है। तो ये असंतोष बीजेपी को तो उतना प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन हाँ, इसका असर यह पड़ सकता है कि मांझी के लोग अपने वोट, जो हम पार्टी है, वो अपने वोट लोजपा के लिए, रामविलास की पार्टी के लिए न मांगे, वो वहाँ बैठे रहे। लेकिन दलित वोटों की बात करते हैं, दोनों जो बड़े नेता दलित नेता हैं फिलहाल एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं। एक जो है वो महादलित हैं, दूसरे दलित हैं, और दोनों के बीच जो टकराव है वो पब्लिक नजर आया। क्या इससे एनडीए को नुकसान होगा जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, वो अभी ये तय नहीं है। और एक बार ये महादलित दलित हम छोड़ें, क्योंकि बिहार में सिर्फ एक ही जाति है जो महादलित नहीं है, वह जाति है पासवान। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए यह कहना, बाकी सब महादलित हैं और मांझी संभवतः सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि दलितों में 20 जातियां हैं और वो 2-3 जातियां तो अभी शामिल की गई हैं महादलित में। बिल्कुल, चुनाव से ठीक पहले वो सिफारिश की गई है अभी, वो जब तक उस पर राज्यपाल की मंजूरी
इफेक्टिव नहीं हो। सरकार ने अपनी तरफ से सिफारिश कर दी है। तो जो पुरानी भी जो जातियां हैं उनमें अब जैसे जो सबसे बड़ी जाति है और सबसे जो शिक्षित जाति है, जो जिसको चर्मकार कहते हैं, जिस जाति की मायावती हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या तो उसकी है और उसके नेता जगजीवन राम रहे हैं। उसके बाद से कोई वैसा नेतृत्व तो उसमें नहीं उभरा। मीरा कुमार भी उतनी बड़ी नेता नहीं रही। तो वो वोट अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग पार्टियों को जाते हैं। तो हम यह क्यों मान रहे हैं कि सारे दलित वोट एक ही या तो एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में जाएंगे? ऐसा नहीं है, कई जगह जाएंगे और बहुत जगह वाम पार्टियों का जनाधार रहा है, वामपंथी पार्टियों का, और उनके जनाधार भी दलित ही रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, समय कम है, लेकिन इस बीच जनता परिवार की भी जरूर बात कर लेते हैं। मैंने बिहार में वहाँ देखा कि किस तरह से जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के साथ साथ लालू यादव अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। अपनी जो उनकी सियासी जमीन है, जो उनकी सियासी पहचान है, जो उनके काम करने का तरीका रहा, जिस तरह की राजनीति वो करते रहे, उसको वो लोगों के सामने रख रहे हैं और उस पर वोट मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लालू मजबूत अभी भी नजर आते हैं इतने सालों के बाद? कुछ लोग कहते हैं कि वो इररिलेवेंट हो गए हैं। नहीं, लालू मजबूत हैं, और मजबूत हैं इसी वजह से तो नीतीश कुमार ने भी तय किया कि उनके साथ समझौता करें। नीतीश कुमार सिर्फ अपनी बदौलत जनता दल यू तो चुनाव में जा नहीं रहा है, एक गठबंधन के हिस्से के तौर पर ही जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की ताकत को पहचान रहे हैं और पूरक मान रहे हैं। मतलब अकेले दोनों जीतने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन साथ मिल करके ही दोनों का कुछ ये है। और लालू यादव बहुत रेलेवेंट हैं और बहुत तगड़ी लड़ाई उनकी है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि लालू समस्या भी है और समाधान भी। देखिए, समस्या इस मामले में कि लालू विरोध भी उतना ही तीव्र है जैसे नरेंद्र मोदी का भी वही है। भाई, जो लोग नरेंद्र मोदी की मुखालफत करते हैं वो भी तो उतनी ही शिद्दत से उनकी मुखालफत करते हैं जितने उनके समर्थक हैं। तो वैसा ही लालू के साथ भी है, या तो आप इधर हैं या उधर हैं। उसी तरह जैसा नरेंद्र मोदी के साथ है, या तो आप इधर हैं या उधर हैं। तो दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं कि बहुत पोलराइज अपनी ढंग से अपने अलग। बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ जी आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक। नेपाल का नया संविधान संघवाद और धर्मनिरपेक्षता के साथ कितना खरा, कितना असरदार। देखिए देश देशांतर, नेपाल का नया संविधान, रात 8:30 बजे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलों को सोमवार से आम लोग देख सकेंगे। नेताजी से जुड़ी फाइलों को आज पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि फाइलों में 1945 के बाद नेताजी के जिंदा होने की बात सामने आई है। उन्होंने ये भी कहा कि इन फाइलों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि नेताजी की जासूसी भी होती थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी दिनों से जुड़ी 64 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। ये फाइलें 1937 से 1947 के बीच की हैं। 12,744 पन्नों की इन फाइलों में नेताजी की जिंदगी से जुड़े कई राज हैं, जो आम लोगों के लिए डिजिटल फॉर्म में भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मुहैया कराए हैं। Let the country also face the reality. The reality bites that the missing of Netaji Subhash Chandra Bose, the actual truth may come out to the people. If there is nothing to hide, then why don't you declassify? नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस ने फाइलें सार्वजनिक होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी नेताजी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। Netaji did not die in any air crash. He was alive. The American intelligence report states he was alive till 1964. This is very serious. Why were these files suppressed all these years? People of the nation would like to know. वहीं वाम दलों का कहना है कि नेताजी से जुड़ी जानकारियां जनता के सामने आनी चाहिए और लोगों को उनके बारे में सही सूचना मिलनी चाहिए। All these files will come to public domain. Finally, it is left to the historians to examine the files and establish the truth. इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि इस मसले पर सरकार की नीति स्पष्ट है। वो देखेंगे ना, वो क्या अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, हम लोगों का जो स्थिति है वो मालूम है। जिन फाइलों को सामने लाया गया है
उनमें 55 फाइलें कोलकाता पुलिस के पास और 9 बंगाल पुलिस के पास थीं। इन फाइलों में नेताजी की जिंदगी से जुड़ी कई दास्तानें हैं। सोमवार से इन फाइलों को आम लोग भी देख सकेंगे। अब्बास सैयद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अगला कदम उठाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि शीतकालीन सत्र में इस पर कोई फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने कांग्रेस की रविवार को होने वाली किसान रैली को दिखावा करार दिया। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चुप्पी तोड़ते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों की राज्य सरकारों की सिफारिशों पर ही बिल का मसौदा तैयार किया गया था। As for the Land Act, in which manner it has to be taken forward, on one side CM's recommendations are there, suggestions, on the other side we are waiting for the joint committee's recommendation. कांग्रेस रविवार को दिल्ली में किसान रैली का आयोजन कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का कहना है कि कई राज्य अपने मुताबिक भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के पक्ष में हैं। इस बाबत राज्यों ने नीति आयोग में अपना पक्ष भी रखा था। उन्होंने कांग्रेस के दौर में हरियाणा समेत बाकी राज्यों में हुए अधिग्रहण पर भी घेरा। आज ये कहते हैं कि 20 तारीख को हम उत्सव मनाएंगे। ये बताइए कि जिम्मेवार किसान की ये हालत करने के लिए, उनके साथ धोखा करने के लिए, मैं तो ये कहता हूँ ये क्रिमिनल एक्ट है उस समय की सरकार का। संसद से विधेयक पारित नहीं होने की वजह से सरकार अध्यादेश का रास्ता चुन रही थी, लेकिन पिछले महीने सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर फिर से अध्यादेश नहीं लाने का फैसला किया था। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में डेंगू का कहर जारी है, वहीं उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों की लड़ाई भी जारी है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो दिल्ली सरकार के असंवैधानिक आदेशों को न माने। वहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आदेश की आलोचना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें नजीब जंग की ओर से जारी किए गए मेमो और उसके समय की आलोचना की गई है। उन्होंने लिखा है कि जब दिल्ली डेंगू के प्रकोप से जूझ रही है, ऐसे समय में ये वाजिब नहीं है। दिल्ली सरकार, हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे ऑफिसर्स, सब लोग, हम आपने देखा, मैं खुद अस्पतालों में जा रहा हूँ, हम सब लोग जो हैं दिल्ली की जनता के साथ मिलकर डेंगू के साथ लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की चिट्ठी ठीक नहीं है। उपराज्यपाल ने एक मेमो जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली सरकार के हाल ही में दिए गए आदेशों का पालन न करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर दिल्ली के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार की असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। Appointing authority for the civil servants, senior officers are with the central government. So Kejriwal can understand that also. But this fight, which they started many months back, is still continuing. सवाल ये कोई डेंगू के संदर्भ में नहीं है। केजरीवाल साहब, इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए आप। डेंगू के संदर्भ में ये नहीं कहा गया है। एक जर्नल ऑर्डर है कि अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिहाफ पर कोई ऑर्डर पास करते हैं तो एक संविधान के तहत व्यवस्था है। इधर दिल्ली में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राजधानी के कई अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार डेंगू से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही बीजेपी के शासन वाले एमसीडी पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिल्ली में अब तक डेंगू के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके चलते अस्पतालों में मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 5 आतंकियों को सेना ने आज मार गिराया। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की ताज़ा कोशिश बंदीपुर जिले के गुरेज सेक्टर में हुई। सेना के मुताबिक कुछ आतंकी बाड़ काटकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। निगरानी पोस्ट पर तैनात जवानों ने उन्हें ललकारा तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकी ढेर हो गए। उनके पास से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। इधर पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से आज फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। सीमा पार से गोलीबारी और मोर्टार दागे गए। इनमें एक जवान और एक नागरिक के घायल होने की खबर है। सेना ने गोलीबारी का माकूल जवाब दिया है। गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में एक नौका पर हुई गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई। मारे गए मछुआरे का नाम इकबाल है। मछुआरों के स्थानीय संगठन का आरोप यह है कि यह हमला
पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी कि MSA ने किया है। कोस्ट गार्ड घटना से जुड़ी और जानकारियां हासिल करने में जुटा है। घटना के बाद तटरक्षक दल पाक नौका की तलाश कर रही है। फेड रिजर्व के ब्याज दरों में इजाफा नहीं करने से दुनिया भर के बाजारों ने राहत की सांस ली है। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भी इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर बताया है। नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के सवाल पर राजन का कहना था कि थोक और खुदरा महंगाई दर के बीच बढ़ते अंतर से निपटना बड़ी चुनौती है। इस बीच सेंसेक्स 255 अंक की मजबूती के साथ 26,219 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 83 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फिलहाल ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। ये भारतीय बाजार समेत एशियाई बाजारों के लिए राहत की खबर है। घरेलू बाजार में तेजी का रुख। RBI गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उभरते खतरे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की चिंता के मद्देनजर फेड रिजर्व को ये फैसला करना पड़ा। It reflects their desire to wait for more information before they take a final view. Clearly, thus far, the markets seem to have reacted somewhat benignly, certainly towards us. And what we'll have to do is continue doing what we are doing, which was anyway the intention. RBI पर कर्ज सस्ता करने के लिए नीतिगत दरों में कटौती का दबाव है। राजन का कहना है कि निरंतर आर्थिक वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति कम रखना बेहद जरूरी है। केंद्रीय बैंक को अगली मौद्रिक नीति का ऐलान 29 सितंबर को करना है। The key tasks are to keep inflation low, not just today, but well into the future, so that we get moderate nominal interest rates. अमेरिका में फिलहाल नीतिगत ब्याज दरें 0 से 0.25 पर बरकरार हैं। फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेनेट येलन के मुताबिक इस साल के अंत तक ब्याज दरें बढ़ाने के हालात बन सकते हैं। Expect that the downward pressure on inflation from these factors will fade over time. Recent global economic and financial developments are likely to put further downward pressure on inflation in the near term. फेड रिजर्व के फैसले से विकासशील देशों को अपनी नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती तो दुनिया के तमाम बाजारों से बहुत सारा पैसा निकलकर अमेरिका चला जाता। भारतीय बाजार पर भी इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के 4 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन भारत और लाओस के बीच 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक रिश्तों को और जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर एक्ट ईस्ट नीति पर खासा जोर दिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और लाओस के शीर्ष नेताओं की वियनतीन में हुई मुलाकात में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश से जुड़े कई मुद्दे छाए रहे। लाओस के राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति ने अपने समकक्ष आउन होंग वोसाचित से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 2 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। पहला MOU क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को लेकर हुआ, जबकि दूसरा हवाई सेवाओं में साझेदारी से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। We want to build up a solid relationship with each one of the members of the ASEAN fraternity, with other Asian countries, with all parts of the world. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस मौके पर सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर खासा जोर दिया। उन्होंने लाओस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने इस साल के आखिर में एक व्यापारिक मंडल को लाओस भेजने पर सहमति जताई है। वाइस प्रेसिडेंट कन्वेड दैट Lao had geared itself well economically to take into account the coming into force of the ASEAN Economic Community by the end of this year, and that they would be assuming the chairmanship of ASEAN in 2016. India was fully supportive of this. भारत और लाओस के बीच फिलहाल $89.2 मिलियन का व्यापार होता है, जिसे बढ़ाने पर भारत ने खासा जोर दिया। इससे पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लाओस दौरे के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के कंबोडिया और लाओ पीडीआर के दौरे से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बल मिला है। दोनों देशों को उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति के दौरे के बाद सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते के अलावा आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। कैमरामैन शिवी सुदर्शन के साथ ओम प्रकाश, राज्यसभा टीवी, लाओ पीडीआर।
पाकिस्तान से जुड़ी खबर, जहां पेशावर में सेना के कैंप पर आज हुए आतंकी हमले में 42 लोग मारे गए, इनमें 13 आतंकवादी भी शामिल हैं। आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रपति ममनून हुसैन और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पेशावर में वायुसेना के शिविर पर हुए हमले की निंदा की है। पेशावर में वायुसेना का बेस कैंप एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर रहा। तहरीक तालिबान के आतंकियों ने बुड़बैर इलाके में पाकिस्तानी वायुसेना के बेस कैंप के गार्ड रूम पर हमला बोला। सेना ने मोर्चा संभालते हुए इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। ऑपरेशन में सेना के हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया। हालात को देखते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। 7 से 10 तक तादाद बताई जा रही है और ये भी इतलात है कि तकरीबन सारे के सारे ही मारे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने भी पेशावर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पाकिस्तानी सेना उत्तरी वजीरिस्तान में 2014 से ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब चला रही है, जिसमें अब तक बड़ी तादाद में आतंकी मारे जा चुके हैं। पिछले महीने भी आतंकवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत में एक हवाई अड्डे पर हमला कर रडार सिस्टम को तबाह कर दिया था। वहीं पिछले साल 16 दिसंबर में तालिबान लड़ाकों ने आर्मी स्कूल पर हमला कर 150 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। 2012 में भी पाकिस्तान का मिन्हास एयरफोर्स बेस तहरीक तालिबान के आतंकियों का निशाना बना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।